हेलो। आज मैं आपके साथ जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की श्रृंखला आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा था, उस श्रृंखला में आज हमारा लास्ट टॉपिक और लास्ट लेक्चर है। आज का टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट है, अवधारणाएं हैं। कॉन्सेप्ट में शुरू करूं उससे पहले आप सभी लोगों से मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन नहीं दबाया है, तो प्लीज़ उसे दबाएं। और साथ में इस श्रृंखला के जितने भी लेक्चर्स हैं जो हमने YouTube पर डाले हुए हैं, आप वो सभी लेक्चर्स देखें। अगर आप वो सभी लेक्चर्स देखोगे क्रमशः, ऐसा कदापि ना करें कि बीच में कोई लेक्चर देखें और फिर दूसरा देखें फिर तीसरा देखें। लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 जैसे जैसे पढ़े हुए हैं उसी क्रम में लेक्चर को आप देखें। उसके पश्चात आप ये पाएंगे कि आपको इसका बेनिफिट हो रहा है और आपकी जो भी सेमेस्टर परीक्षा है या अन्य किसी परीक्षा के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको इस लेक्चर से मिलेंगे। ये चीज़ आप उसमें देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा मैंने कहा कि लास्ट टॉपिक है, आज मैं आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपके साथ ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है इसको मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ ही ज्यूरिस्प्रूडेंस का विभाजन हमने 3 भागों में कर दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने विचारधारा डिस्कस की। विचारधारा डिस्कस करने के बाद हमने आपके साथ सोर्स ऑफ लॉ डिस्कस किए और अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने चल रहे हैं। जैसा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस में कॉन्सेप्ट जो हम लोगों को पढ़ने हैं वो कुछ ये कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि पर्सन, जैसे कि पजेशन, जैसे कि ओनरशिप और जैसे कि राइट एंड ड्यूटीज़। ये कॉन्सेप्ट हमें आपके साथ डिस्कस करने हैं। इनमें से मैं एक एक कॉन्सेप्ट को आपकी परीक्षा को दृष्टि में रखकर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो मेरा पहला कॉन्सेप्ट जो है वो है पर्सन। यो तो पर्सन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, सबको मालूम है पर्सन, पर्सनैलिटी इत्यादि। अगर मैं आपसे पूछूं कि पर्सन कौन है तो आप तत्काल प्रभाव से जवाब देंगे कि मैं खुद पर्सन हूँ, मानव पर्सन है। बिल्कुल सही जवाब है, गलत जवाब नहीं होगा। लेकिन ये अर्ध सत्य है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। मानव पर्सन का सिनोनिम है, लेकिन मानव और पर्सन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। पर्सन जो है वो विधि का विषय है। पर्सन कोई है या नहीं है ये विधि का विषय है। तो पर्सन के बारे में आप कह सकते हैं पर्सन इज अ यूनिट विच होल्ड द राइट एंड ड्यूटीज। पर्सन जो है वो एक यूनिट है। वो यूनिट क्या करती है? द यूनिट विच होल्ड, जो धारण करती है, क्या धारण करती है? राइट्स धारण करती है और ड्यूटीज को धारण करती है। पर्सन राइट और ड्यूटीज धारण करने वाली एक इकाई है। अब अगर विधि को समझ में आता है
कि आपको ऐसी यूनिट माने जिसको कि राइट और लायबिलिटीज धारण करने वाली इकाई है, विधि इसमें मान्यता प्रदान कर दे तो आप भी हैं। विधि अगर मानव प्राणी को दे तो मानव प्राणी है, विधि बच्चे को दे तो बच्चे को है, विधि मृतक को दे तो मृतक को है, विधि गर्भस्थ को दे तो गर्भस्थ को है, और विधि अगर किसी शेर, चीता, भालू इत्यादि को दे दे तो उसको भी है। और अगर ये राइट और लायबिलिटीज धारण करने की क्षमता विधि इस पेन को भी दे दे तो इसको भी पर्सन हम कहेंगे। तो ध्यान रखेंगे, पर्सन का मतलब है अधिकार और कर्तव्य धारण करने की इकाई। यद्यपि आप मानव के रूप में जब पर्सन को पढ़ते हैं तो उसका पर्सोनिफिकेशन या मानवीयकरण कर देते हैं, पर्सन का मानवीयकरण कर देते हैं, ह्यूमनाइजेशन कर देते हैं। पूर्ववर्ती व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो हमारी सोसाइटी में स्लेव्स हुआ करते थे और स्लेव्स को बहुत ही सीमित अधिकार हुआ करते थे, उनके पास कोई विशेष अधिकार नहीं हुआ करते थे। दासता का जीवन बहुत खराब था, इसलिए क्योंकि विधि उनके अधिकारों के बारे में बहुत ध्यान नहीं रखती थी या बहुत ही निम्नतम अधिकार उनको दिए गए थे। यहाँ तक कि ऐसी भी व्यवस्था पाई जाती हैं कि अगर कोई मालिक अपने दास की हत्या भी कर दे तो उसके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलता था। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि कोई मालिक जो किसी बकरे या बकरी को अपने यहाँ रखता है, उसको जिसको चाहे उसको बेच दे, उसको जब चाहे उसको समाप्त कर दे, उसको काट कर उसका मांस खा ले, उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो प्रॉपर्टी है। ठीक इसी प्रकार से पर्सन जो दास हुआ करता था उसके संदर्भ में भी कोई विशेष प्रोसिक्यूशन कुछ नहीं चलता था, क्योंकि वो दास मानव नहीं था बल्कि एक प्रॉपर्टी था। तो ह्यूमन बीइंग का एक वर्ग पर्सन था और एक वर्ग पर्सन नहीं था। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन बीइंग पर्सन है। पर्सन एक यूनिट है जो राइट और लायबिलिटीज को होल्ड करती है। वैसे ये जो पर्सन शब्द है, ये आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये पर्सन शब्द जो है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य होता है मुखौटा। जो नाटक के कलाकार होते हैं वो मुखौटा धारण कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर नाट्य मंच में नाटक देखे होंगे। एक मानव प्राणी शेर की खाल को पहनकर आता है, शेर का वस्त्र पहनकर आता है, शेर का मुखौटा लगाकर आता है। तो जो दर्शक होते हैं वो से उस मानव प्राणी को, मान लो एक्स मानव है तो क्या एक्स मानव के रूप में जानते हैं? वो सभी लोग कहने लगते हैं देखो शेर आया, शेर आया, शेर आया। इसका मतलब ये हुआ कि एक मुखौटा है और आपने जिस व्यक्ति ने जिस चीज़ का मुखौटा लगा लिया वो वही व्यक्ति हो जाता है। तो पर्सन शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड से हुई है, दैट इज द पर्सोना। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपसे कहा कि पर्सन एक यूनिट है विच होल्ड द राइट एंड ड्यूटीज। अब ये जो पर्सन है उसके प्रकार हैं। अब ये जो पर्सन है इसके प्रकार हैं या काइंड्स ऑफ द पर्सन। बेसिकली ये दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये जो कृत्रिम व्यक्ति है इसको हम विधिक व्यक्ति भी कहते हैं या लीगल पर्सनालिटी भी कहते हैं। प्राकृतिक व्यक्ति कौन है? इसमें हम जीवित मानव प्राणी को रख सकते हैं। तो ऑल लिविंग ह्यूमन बीइंग इसके अंतर्गत आते हैं। हम, आप, बच्चे, वृद्ध, ये सभी लोग इसके अंतर्गत आएंगे, इसमें इंक्लूड होंगे। दूसरा आता है विधिक व्यक्ति। विधिक व्यक्ति वो है जिसे विधि पर्सनैलिटी प्रदान करती है, जिसे विधि मान्यता प्रदान करती है,
जो विधि के द्वारा पर्सन के रूप में मान्य है, जैसे कि कोई संस्था, कोई निगम, संस्था को इंस्टीट्यूशन बोलेंगे, निगम को कॉरपोरेशन बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। कोई संस्था, कोई निगम, कोई सरकार। अब सरकार मैंने बोला, उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध अगर आपको सूट संस्थित करना है तो मिस्टर एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। भारत सरकार के विरुद्ध अगर आपको कोई सूट संस्थित करना है तो मिस्टर एक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया इज अ पर्सन, स्टेट ऑफ यूपी इज अ पर्सन। तो सरकार और कोई भी देव प्रतिमा, ईश्वर की प्रतिमा, देव प्रतिमा भी पर्सन है, क्योंकि इसको पर्सन की तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो देव प्रतिमा इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन पर्सन। और देव प्रतिमा ही क्यों हम कहें, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि गुरु ग्रंथ साहब, ये भी पर्सन है, ये सिखों के अंतिम गुरु हैं, ये भी पर्सन है। तो देव प्रतिमाएं जो मंदिर में प्रतिस्थापित होती हैं, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो प्रतिमाएं पर्सन होती हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके घरों में जो प्रतिमाएं होती हैं जिनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, घर में जो प्रतिमाएं रखी जाती हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, वो प्रतिमाएं पर्सन नहीं होती। और पर्सन होती हैं तो राइट और लायबिलिटीज रखती हैं। अयोध्या का आपने केस देखा हुआ है, वहाँ पर रामलला विराजमान है और जो भी सूट चलता है वो रामलला के नाम से चलता है। जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पर है वो रामलला की प्रॉपर्टी है। तो मूर्ति जो है वो देव प्रतिमा जो है वो पर्सन शब्द के अंतर्गत आती है। गुरु ग्रंथ साहब पर्सन शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गीता, द होली बुक ऑफ हिंदूज, कुरान, द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स, बाइबल क्रिश्चियंस, गीता, कुरान, बाइबल, इसके साथ ही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अल्लाह, या ईश्वर, ये सब पर्सन नहीं है। दीज ऑल आर नॉट अ पर्सन। ये सभी पर्सन शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये सभी पर्सन शब्द के अंतर्गत नहीं आते, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात हम करेंगे निगम की। निगम क्या है? यहाँ पर हमने एक शब्द निगम लिया था। अब हम बात करेंगे कि निगम क्या है। निगम या कॉरपोरेशन, निगम व्यक्तियों का एक समूह है, नंबर ऑफ पर्सन्स, इनको मिलाकर एक ग्रुप बना दिया गया, उसका समूह निगम है। इस समूह को एक विधिक व्यक्तित्व प्रदान कर दिया जाता है तो वो निगम कहलाता है, कॉरपोरेशन कहलाता है। तो कॉरपोरेशन इज द सीरीज ऑफ अ सक्सेसिव पर्सन्स, हम कह सकते हैं। ये निगम दो प्रकार के होते हैं, एकल निगम, इसको कहेंगे कॉरपोरेशन सोल, कॉरपोरेशन सोल। और एक होता है समिष्ट निगम, इसको कहते हैं कॉरपोरेशन एग्रीगेट।
एक होता है समष्टि निगम जिसको कहते हैं कॉरपोरेशन एग्रीगेट। सोल निगम का क्या मतलब है? कॉरपोरेशन सोल का क्या मतलब है? इसकी उत्पत्ति पादरी शब्द से हुई है। राजा की जो संकल्पना है, राजा का जो पद है, वो एकल निगम का उदाहरण है, जबकि कंपनी, नगर निगम, कंपनी कई व्यक्तियों का समुदाय होता है, नगर निगम कई लोगों से मिलकर बनता है, तो कंपनी और नगर निगम ये समष्टि निगम के उदाहरण हैं। कंपनी और नगर निगम समष्टि निगम के उदाहरण हैं। अब आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत है या कौन सा नहीं है। तो एक लिस्ट बना लेंगे, डिटेल तो नहीं करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि ना तो आपके पास समय है ना मेरे पास। निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत, निगमन के सिद्धांत। तो ये निगमन के सिद्धांत क्या हैं? पहला सिद्धांत है कल्पना सिद्धांत, फिक्शन थियरी भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा सिद्धांत है कायिक सिद्धांत, इसे हम ऑर्गेनिक थियरी भी बोलते हैं। इसी को यथार्थ सिद्धांत भी कहा जाता है, रियलिस्ट थियरी भी कहा जाता है। तीसरा सिद्धांत है कोष्टक सिद्धांत, इसे ब्रैकेट थियरी भी कहा जाता है। चौथा सिद्धांत रियायत सिद्धांत है, जिसे कंसेशन थियरी कहा जाता है। पांचवा सिद्धांत प्रयोजन सिद्धांत है, जिसे पर्पस थियरी कहा जाता है। और छठवां सिद्धांत संस्थात्मक सिद्धांत है, जिसे इंस्टीट्यूशनल थियरी कहा जाता है। और इसके अलावा कैल्सन के नाम से कैल्सन थियरी और हॉफील्ड के नाम से हॉफील्ड थियरी, इस तरीके से हमने निगमित व्यक्तित्व से के संबंध में, निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत के संदर्भ में हमने आपको 9 सिद्धांत दिए। आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से कौन सा निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। 3 रखे होंगे और एक कोई ऐसा सिद्धांत दिया गया होगा जो निगमित व्यक्तित्व का नहीं है। आप ये 9 सिद्धांत अगर मन में रखेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इसमें से निम्नलिखित निगमित व्यक्तित्व का सिद्धांत नहीं है। इसके पश्चात अब मैं आपके साथ कब्जा शब्द पर डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट होगा पर्सन के बाद कब्जा, और कब्जा के साथ ही हम स्वामित्व को भी डिस्कस करेंगे, ऑनरशिप को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों का संबंध संपत्ति से है, फिर पर भी दोनों में इन दोनों में अंतर है। कब्जा जो है वो किसी व्यक्ति और वस्तु के मध्य में रिलेशन है। अब ये रिलेशन की विशेषता है, पर्सन और थिंग के बीच में एक रिलेशन है और इस रिलेशन की विशेषता है। ये कैसा रिलेशन है? ये एक ऐसा रिलेशन है जिससे कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कंट्रोल करता है, बाय विच दिस पर्सन कंट्रोल दिस थिंग, तो नियंत्रण करता है या दूसरे को अब उसके हस्तक्षेप में से हटाता है, अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कब्जा विधि की दृष्टि में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, क्योंकि यह स्वामित्व का साक्ष्य होता है। कब्जा के बारे में कहा गया कि यह 9वां अंश है। जैसे कि अंकों में 9 अंक पूर्ण अंक होता है, श्रेष्ठ सबसे बड़ा अंक होता है और पूर्ण होता है, पूर्ण अंक है और सबसे बड़ा अंक है। इसी तरीके से अगर संपत्ति के अधिकारों की बात करें तो कब्जा उनमें सबसे श्रेष्ठ होता है। उसके बाद अगर कोई चीज श्रेष्ठ होती है तो वो किसी न किसी चीज के साथ मिलकर आती है, वो बनती है स्वामित्व। जैसे कि 9 के बाद अगर कोई संख्या नहीं है, 9 के बाद अगर कोई संख्या बनेगी तो किसी न किसी संख्या के योग से बनेगी। जैसे 1 एंड
0 10, 1 and 1 11, 1 and 2 12, 1 and 3 13। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं ऑनर हूं, उसे कुछ और, कब्जे के अलावा कुछ और साबित करना होता है, और कब्जे से श्रेष्ठ अगर कोई चीज होगी तो वो ऑनरशिप होगी। तो कब्जा कहा जाता है, कब्जा स्वामित्व का नवांश है। अगर स्वामित्व का 10 अंश माने जाते हैं तो कब्जा का अंक जो है वो 9 और सर्वश्रेष्ठ अंक माना जाता है। इस विषय पर भी प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे कि कब्जा के 2 तत्व होते हैं। कब्जा के 2 तत्व होते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। एक कॉर्पस और एक एनिमस। कॉर्पस का मतलब होता है कब्जे का भौतिक विषय, यानी कि भौतिक नियंत्रण, और एनिमस होता है उसका कब्जा व जिस वस्तु पर आपका कब्जा है उसको धारण करने का आशय। तो 2 तत्व होते हैं, इसको एक को हम कहते हैं कॉर्पस और एक को कहते हैं एनिमस। कुछ विधिशास्त्रियों का कहना है कि कब्जे को साबित करने के लिए इन दोनों ही तत्वों का होना जरूरी है, और कुछ विधिशास्त्री कहते हैं कि किसी एक तत्व की जरूरत है, किसी एक तत्व की जरूरत नहीं है। तो ये विवाद का विषय है, इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात मानेंगे कि कब्जा के 2 तत्व होते हैं, फर्स्ट इज द कॉर्पस एंड सेकंड इज द एनिमस। इस पर भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अब बात आती है कि कब्जा अर्जन का ढंग क्या है। हाउ टू एक्वायर अ पोजीशन ऑन अ प्रॉपर्टी। पोजीशन, प्रॉपर्टी का पोजीशन लेने के तरीके क्या हैं। बेसिकली 3 प्रकार से पोजीशन लिया जाता है। एक होता है लेना, यानी कि बाई टेकिंग। हम किसी वस्तु का कब्जा ले लेते हैं। कौन सी वस्तु का कब्जा ले लेते हैं? कोई वस्तु मुझे रास्ते में पड़ी हुई मिलती है, हम उठा लेते हैं, तो ये क्या हुआ? पोजीशन में हमने वस्तु को ले लिया। हम जब कभी कहीं पर जाते हैं और किसी की प्रॉपर्टी कोई रखी होती है, उस पर मेरा मन आ जाता है और मैं उसको चुराना चाहता हूं, तो उसकी अनुमति के बिना मैं ले लेता हूं। किसी के कब्जे से प्रॉपर्टी को ले लेना चोरी का ये तत्व है। तो अगर मैंने उसको ले लिया तो ये लेना होता है। हमेशा ध्यान रखना कि चोरी में पोजीशन बाई टेकिंग होता है, लिया जाता है। और दूसरा पोजीशन क्या होता है, दूसरा किस तरीके से जाएगा? दूसरा शब्द है देना या परिधान, डिलीवर। ये परिधान 2 प्रकार का होता है, वास्तविक परिधान और आन्वयिक परिधान। ये 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रदान और आन्वयिक प्रदान, एक्चुअल डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। हम जब किसी को कोई वस्तु देते हैं तो इसको कहा जाता है डिलीवर किया। वास्तव में देते हैं या माना जाता है कि दे दिया, तो उसको हम आन्वयिक प्रदान कहते हैं। और तीसरा कब्जा किस तरीके से लिया जाता है? बाय इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, विधि के प्रवर्तन से। तीसरा कब्जा प्राप्त करने का ढंग विधि का प्रवर्तन है। यही 3 ढंग हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, यही 3 ढंग है। आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रकार है जिसके द्वारा कब्जा नहीं लिया जाता? 3 ये रखे होंगे, एक और कोई होगा, उसमें आप टिक कर दीजिएगा, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलेगा। इसके बाद अब बात हम करेंगे कब्जा के प्रकार। कब्जा कितने प्रकार का होता है? बेसिकली कब्जा का प्रकार 2 हैं, व्यवहित कब्जा और अव्यवहित कब्जा। इसे हम मीडिएट पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से 2 प्रकार का कब्जा होगा। मीडिएट पोजीशन वो होता है जो हम किसी के माध्यम से धारण करते हैं, और इमीडिएट पोजीशन वो होता है जो हम
डायरेक्टली धारित करते हैं। तो इमीडिएट पोजीशन और इमीडिएट पोजीशन, इसके अलावा मूर्त कब्जा और अमूर्त कब्जा। जब किसी मूर्त वस्तु पर, जिस कभी कॉर्पोरल वस्तु पर हम कब्जा धारण करते हैं, जैसे कि आपका पास आपका मोबाइल है, इट इज अ कॉर्पोरल, तो इस पर जब हम कब्जा धारण करते हैं तो इसको हम मूर्त कब्जा कहते हैं। और जब कभी किसी इनकॉर्पोरल थिंग्स, आपके इनकॉर्पोरल राइट, जिसका कोई अधिकार अस्तित्व नहीं है, जिसका कॉर्पस नहीं है, उस पर हम संपत्ति कब्जा धारण करते हैं, तो उस पर हमारा कब्जा अमूर्त कब्जा कहलाता है। तो ये कब्जे से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जहां पर आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखें। अब इसके बाद कब्जे का डिस्कशन हमारा कंप्लीट होता है, जहां जो आपके लिए ज़रूरी है, अब हम इसमें स्वामित्व का डिस्कस करेंगे, ऑनरशिप को डिस्कस करेंगे। ऑनरशिप क्या है, ध्यान रखेंगे। ऑनरशिप एक अबाधित अधिकार है। ऑनरशिप क्या है, एक अनरिस्ट्रिक्टेड राइट है। और क्या है, एक सुप्रीम राइट है, अधिकारों में सबसे बेस्ट, दैट इज द ऑनरशिप। तो एक सुप्रीम राइट है। जूरिस्ट के द्वारा ऑनरशिप को डिफाइन अलग अलग किया गया। ऑस्टिन ने, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो मैं अभी बोल रहा हूँ। ऑस्टिन ने ऑनरशिप को एक ऐसे अधिकार के रूप में डिस्कस किया जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है। अगर हम इसका एंजॉयमेंट करें तो ये अनलिमिटेड एंजॉयमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा पेन है, इस पर मेरा पोजीशन है, मैं चाहूं तो इसको लिखूं, लिखने के काम में ला सकता हूं। चाहूं तो कभी कभी हमारे बालों में खुजली होती है तो खुजला सकता हूं। चाहूं तो इससे कान खुजला लूं। तो मैं इसका जितने प्रकार से प्रयोग हो सकता करें। अब आप किसी दूसरे से पेन मांगिए उधार लिखने के लिए, कहिए जरा पेन मुझे दे दो उधार अपना लिखने के लिए, मेरा पेन खत्म हो गया, आप दे दो। अब उसका पेन आपने लिया और लेने के बाद उस पेन को आपने अपने बालों से ऐसे से खुजलाने लगा, वो सामने बैठा होगा तो उसकी आंखें तिरछी हो जाएंगी। इसलिए नहीं दिया है श्रीमान जी, लिखने के लिए दिया है, बाल मत खुजलाइए। कान खुजलाने लगे, ये मत करिए। आपका अपना पेन होता है, जब आप क्वेश्चन लिख रहे होते हैं और जवाब नहीं आता है तो ऐसे ऐसे करके मुंह से उसको चबाना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग चबा लेते हैं, मतलब इसको दूसरे का पेन ऐसे मुंह में डालिए, जिंदगी में कभी नहीं देगा। आपका पेन है, उसी को खा लो, खाना मत खाओ। दैट इज द ऑनरशिप। ऑनरशिप की विशेषता और होती है कि ऑनरशिप में आपका पेन है, तोड़ दो, कोई कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन दूसरे का पेन तोड़कर देखो तो वापस करना पड़ेगा। दूसरा पेन, उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ऑस्टिन कहते हैं उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित है। दूसरा, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित है। व्ययन यानी कि डिस्पोजल की दृष्टि से अनिर्बंधित, कोई प्रतिबंध नहीं है। ये पेन है, मैंने आपको उधार दिया, मैंने व्यवहार में दिया, मैंने किराए पर दिया, मैंने फॉर टाइम बीइंग आपको ऐसे ही दे दिया, आदि आदि, ठीक है। मैंने इसको गिरवी रख दिया और किसी से कुछ पैसे ले लिए, तो इसका हम व्ययन कैसे भी कर सकते हैं। और मैंने परमानेंटली आपको दे दिया, ऑनरशिप दे दी, तो इसका व्ययन में कितने ही प्रकार से कर सकता हूं, कोई इसकी लिमिट नहीं है। और तीसरा पॉइंट कहा कि अवधि की दृष्टि से असीमित है। जो इसका पीरियड है, हम इस पेन को जब तक ट्रांसफर ना करना चाहें तब तक रखें, फॉर एवर, अपने पूरे जीवन काल में। और हमारे जीवन काल के बाद हमारे बच्चों में उत्तराधिकार में से चला जाएगा और उनके जीवन काल के बाद उनके बच्चों में चला जाएगा, कोई दावा करने वाला नहीं है। तो अवधि की दृष्टि से सीमित। तो ऑस्टिन कहते हैं कि ऑनरशिप एक ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित और अवधि की दृष्टि से असीमित है। इसी तरीके से ऑस्टिन के बाद इसे हॉलैंड भी डिस्कस करते हैं। हॉलैंड कहते हैं कि स्वामित्व किसी विषय वस्तु पर एक समग्र नियंत्रण है, अ प्लेनरी कंट्रोल ऑन अ सब्जेक्ट मैटर। हॉलैंड। हॉफील्ड कहते हैं कि स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है, सेट ऑफ राइट्स। जैसे कि समझाते हैं उदाहरण देकर, ये पानी की बूंद है,
ये बूंद है, इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप्स। और अगर इसको किसी एक गिलास में फिल कर दिया जाए तो आप में से कितने लोग इसको ड्रॉप बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉप की वाटर? निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा वाटर। अब बताइए आपने इसको ड्रॉप क्यों नहीं बोला, जबकि है तो ये ड्रॉप ही, गिलास में आ गया तो ये क्या हो गया? वाटर। तो ये जो ड्रॉप्स हैं वो क्या हैं? राइट्स। ये राइट हैं, राइट्स ना कहें हम, इससे राइट कहना चाहिए। एक ड्रॉप को एक राइट। जब कई सारे राइट्स, राइट 1, राइट 2, राइट 3, राइट 4, राइट 5, राइट 6, राइट 7, ये सब मिल जाते हैं तो ये राइट नहीं रह जाते, बल्कि ये ऑनरशिप हो जाते हैं। जिस तरीके से पानी की बूंदें जब मिल जाती हैं तो वो पानी की बूंद नहीं रहती, बल्कि पानी बन जाती है। ये कहना किसका है? हॉफील्ड का। स्वामित्व अधिकारों का समुच्चय है। पूछा जाता है आपसे, हल्के में मत लीजिए इसको। नेक्स्ट, रेनर ने इसके बारे में कहा कि लोक विधि की संस्था है। स्वामित्व लोक विधि की संस्था है। इसी तरीके से रेनर हमने आपको डिस्कस किया, ऑस्टिन, हॉलैंड, हॉफील्ड और रेनर। नाउ अब हम बात करेंगे कि ऑनरशिप का जो क्लासिफिकेशन है वो कितने भागों में किया जा सकता है, वर्गीकरण। अब हम इसका वर्गीकरण करेंगे। क्लासिफिकेशन ये भी पूछा जाता है। पहला, कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल। दूसरा, सोल ओनरशिप और को ओनरशिप। तीसरा, एब्सोल्यूट ओनरशिप और लिमिटेड ओनरशिप। चौथा, वेस्टेड ओनरशिप और कंटिंजेंट ओनरशिप। पांचवा, इंटरेस्टेड ओनरशिप और बेनिफिशियल ओनरशिप। छठवां, लीगल ओनरशिप और इक्विटेबल ओनरशिप। तो ये हमारा ओनरशिप का कॉन्सेप्ट था। बहुत संक्षेप में हमने आपसे डिस्कस किया। यहाँ पर 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो पोजीशन और ओनरशिप की चर्चा हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कॉन्सेप्ट की चर्चा में आज हम अब लास्ट चर्चा आपके साथ करते हैं, राइट एंड ड्यूटीज। राइट्स एंड ड्यूटीज। एक प्रश्न आपको यहां से मिलेगा, क्या है? अधिकार क्या है? अधिकार का मतलब है, अधिकार की बात करेंगे, राइट की बात करेंगे, ड्यूटी की बात में करेंगे। अधिकार का मतलब है जो गुड है, अच्छा है, जो प्रॉपर है, जो उचित है, जो रेक्टिफाई है, जो करेक्ट है, वो अधिकार है। जो करेक्ट है वो अधिकार है, जो गुड है वो अधिकार है, जो प्रॉपर है वो अधिकार है, जो रेक्टिफाई है वो अधिकार है, जो जस्टिफाई है, दैट इज राइट। इसको हम दावा भी कह सकते हैं, इसको स्वतंत्रता कह सकते हैं, इसको शक्ति कह सकते हैं, इसको उन्मुक्ति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्लेम कह सकते हैं, लिबर्टी कह सकते हैं, पावर कह सकते हैं, इम्यूनिटी कह सकते हैं। ये भी हम राइट को कह सकते हैं। विविध जूरिस्ट ने राइट की डेफिनेशन कैपेसिटी, पावर, प्रिविलेज और इंटरेस्ट के रूप में की है। जैसे कि नोट करने वाला विषय है, जैसे कि बेंथम अधिकार को विधि की संतान मानते हैं। पूछा जाता है आपसे, कौन अधिकार को विधि की संतान मानता है? दैट इज द बेंथम।
चाइल्ड ऑफ लॉ, अधिकार, राइट इज अ चाइल्ड ऑफ लॉ, कौन कहता है? बेंथम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, ऑस्टिन अधिकार को बाध्यता के रूप में डिफाइन करते हैं। अब ऑस्टिन तो ये डिफाइन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ऑस्टिन जिस सोसाइटी का निर्माण करते हैं उसमें संप्रभु, क्षमादेश और अनुशासन के अलावा कुछ है ही नहीं। संप्रभु के आदेशों का पालन करना आपका कर्तव्य है, और अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो किसी अधिकार की कोई बात ही नहीं होगी। तो अधिकार एक बाध्यता है अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन। राइट इज अ ऑब्लिगेशन। थर्ड, हॉलैंड, हॉलैंड इसे कैपेसिटी के रूप में डिफाइन करते हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के क्रियाकलापों को कंट्रोल करता है। कैपेसिटी। सेविग्नी इसको शक्ति के रूप में डिफाइन करते हैं। पूछा जाता है कौन इसे शक्ति के रूप में डिफाइन करता है? सेविग्नी। कौन इसे विशेषाधिकार के रूप में डिफाइन करता है? आंसर आएगा कांट। कांट इसको विशेषाधिकार के रूप में डिफाइन करते हैं। और जेहरिंग, अब जिसने भी सोशोलॉजिकल स्कूल पढ़ा था उसमें जेहरिंग को पढ़ा था, और वहाँ पर हितों का वर्गीकरण किया था, हितों की बात करते हैं। तो अधिकार इनके अकॉर्डिंग क्या है? ऐसा हित जिसको विधि प्रोटेक्ट करती है। अधिकार एक ऐसा हित है जिसे विधि संरक्षित करती है। जेहरिंग के अकॉर्डिंग टू, सामंड के अकॉर्डिंग टू, विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित हित है। सामंड कहते हैं विधि के द्वारा मान्यता प्राप्त और संरक्षित, रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। सामंड, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, एक जगह नोट करना पड़ेगा, तभी आपको मस्तिष्क में रह पाएंगे, अदरवाइज नहीं रह पाएंगे। इसके बाद ग्रे, ग्रे भी इसको एक शक्ति के रूप में डिफाइन करते हैं जो किसी अन्य को कुछ कार्य करने के लिए विवश करती है। ध्यान रखेंगे, ड्यूगिट और कैल्सन अधिकार के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार करते हैं। यह भी प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विधिशास्त्री अधिकार के कॉन्सेप्ट को अस्वीकार करता है? तो ड्यूगिट एंड कैल्सन अधिकार के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये कर्तव्य आधारित सोसाइटी की कल्पना करते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, अधिकार के सिद्धांत। अब अधिकार के सिद्धांत की बात हम करेंगे। अधिकार के बेसिकली 3 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर अधिकार लोगों को मिलते हैं। सिद्धांत या प्रिंसिपल्स, 3 सिद्धांत हैं। नंबर 1, इच्छा सिद्धांत। अब ध्यान रखिए, ये ज्यूरिस्ट के मत हैं, इस पर बहुत बड़ा विश्लेषण है। यहाँ पर समय की कमी की वजह से इतना बड़ा विश्लेषण नहीं हो सकता। दैट इज द विल थियोरी। इसको हम विल थियोरी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है कि लोग अधिकार को धारण करने की इच्छा रखते हैं, इसलिए उनके पास अधिकार होता है। इसकी आलोचना भी होती है, अभी नहीं जाएंगे। इंटरेस्ट थ्योरी, हित सिद्धांत। इंटरेस्ट थ्योरी, हित सिद्धांत। और तीसरा है संरक्षण का सिद्धांत, प्रोटेक्शन थ्योरी। प्रोटेक्शन थ्योरी। तो ये अधिकार के सिद्धांत है। पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अधिकार का सिद्धांत नहीं है। अगर आपको ये 3 सिद्धांत मालूम है तो आप आंसर बहुत इजी वे में कर लेंगे, नहीं मालूम है तो दिक्कत होगी। अब बात आती है, हमने आपसे कहा था कि अधिकार का वर्गीकरण हुआ और अधिकार के सहवर्ती बनाए गए, कोरिलेटिव बनाए गए। कोरिलेटिव का मतलब ये सिक्के के 2 पहलू, जैसे कि एक सिक्का होता है, एक चित्त और एक पट, हेड और टेल। अगर हेड है टेल होगा, दिन है तो रात होगी। वैसे ही अधिकार का सहवर्ती भी होगा। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, निम्नलिखित में से अधिकार का सहवर्ती कौन है, स्वतंत्रता का सहवर्ती कौन है, और इन सब का सहवर्ती पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, सहवर्ती हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट का कोरिलेटिव पढ़ रहे हैं, ड्यूटी।
अधिकार होगा तो उसका दूसरा पक्ष ड्यूटी है, कोरिलेटिव ड्यूटी है। स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी, अब यहां पर पढ़ेंगे राइटलेसनेस, अधिकारहीनता, स्वतंत्रता, राइटलेस, जहां पर मुझे स्वतंत्रता मिली हुई है वहां पर दूसरे व्यक्ति का किसी का राइट नहीं होगा, अधिकारहीनता। ये इसका कोरिलेटिव है, किसका? लिबर्टी का। तीसरा है शक्ति, पावर और लायबिलिटी। पावर का जो कोरिलेटिव है दैट इज द लायबिलिटी। अगर आपको कोई पावर मिलती है तो साथ में पावर के साथ में दायित्व भी आता है। उन्मुक्ति, इम्यूनिटी, निर्योग्यता, डिसेबिलिटी, यानी कि अधिकार अगर इम्यूनिटी के रूप में है तो अन्य किसी की डिसेबिलिटी होगी, अन्य कोई वो कार्य करने के लिए निर्योग्य होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को बहुत इम्यूनिटी प्राप्त है। जो राजदूत भारत में आते हैं, एम्बेसडर्स आते हैं, उनको इम्यूनिटी प्राप्त है। विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत में आते हैं, उन्हें इम्यूनिटी प्राप्त है, विशेष अधिकार प्राप्त है। तो उन्मुक्ति, निर्योग्यता, तो ये इनके सहवर्ती हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कभी कभी कि किसने राइट, इसमें जो राइट शब्द है दैट इज द राइट, इस राइट शब्द के स्थान पर इस वर्गीकरण में क्लेम शब्द का प्रयोग किया है, क्लेम शब्द का प्रयोग किया है। ये कौन है? दैट इज द हॉफील्ड। किसने ये क्लेम शब्द का प्रयोग किया? दैट इज द हॉफील्ड। राइट के स्थान पर इस वर्गीकरण में क्लेम शब्द का प्रयोग किया, यह भी एक प्रश्न पूछा जाता है। अब बात आती है अधिकारों का वर्गीकरण। तो अधिकारों के वर्गीकरण कई प्रकार से कर सकते हैं। प्राथमिक अधिकार होता है, द्वितीयक अधिकार होता है, पूर्ण अधिकार होता है, अपूर्ण अधिकार होता है, सकारात्मक अधिकार होता है, नकारात्मक अधिकार होता है, लोक अधिकार होता है, निजी अधिकार होता है, सरबंधी अधिकार होता है, व्यक्तिबंधी अधिकार होता है, सांपत्तिक अधिकार होता है, व्यक्तिगत अधिकार होता है, निहित अधिकार होता है, समाश्रित अधिकार होता है, विधिक अधिकार है, सामयिक अधिकार है, सापेक्ष अधिकार है, निरपेक्ष अधिकार है। तो ये इनका वर्गीकरण है। ये वर्गीकरण पर भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद हम आपसे बात करेंगे कर्तव्य की। ड्यूटी की चर्चा करेंगे। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य एक ऑब्लिगेशन, एक बाध्यता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने या न करने को बाध्य होता है। कर्तव्य एक बाध्यता है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी कार्य न करने या न करने को बाध्य होता है, बाउंड होता है। सामंड के द्वारा ड्यूटी को कार्य के रूप में प्रोड्यूस किया गया। इन्होंने, सामंड कहते हैं कि ड्यूटी एक कार्य है जो व्यक्ति को करना चाहिए, यानी कि मोरालिटी उसके ऊपर डाल देते हैं सामंड। कर्तव्य के तत्व होते हैं। यहां से प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य का तत्व है, कौन सा नहीं। कर्तव्य के तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं। नंबर 1 कर्ता, सब्जेक्ट। दूसरा धारक, यानी कि जो कर्तव्य करता है, कार्य करने वाला, और जो अधिकार रखता है उसका तो अधिकार, यानी कि जिसके प्रति आप कर्तव्य रखते हो वो धारक कहलाएगा, अधिकार जो राइट को होल्ड करने वाला। और अगर मैं राइट होल्ड करता हूं तो आपकी ड्यूटी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपकी मोरल ड्यूटी है कि इसको आप पढ़ें। तो राइट और ड्यूटी। अंतर्वस्तु क्या है? जिस विषय में अभी मैं वीडियो क्लासेस तैयार कर रहा हूं इसमें ये अंतर्वस्तु हो सकती है। अंतर्वस्तु, कंटेंट्स ऑफ द राइट्स, अंतर्वस्तु कंटेंट्स ऑफ द राइट्स। और रिजल्ट, इसका परिणाम क्या होगा वो कुछ दिन के बाद जब आप इसे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको।
तो चौथा परिणाम। तो मैंने यहां पर क्या कहा, कर्ता धारक आपकी ड्यूटी है कि आप इसको, जो ये लेक्चर जा रहा है उसको सही से आप इसको पढ़ें और नोट करें। किसके प्रति ड्यूटी है? आपके अपने प्रति ड्यूटी है, आप ही इसके धारक हो सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है? ये लेक्चर जा रहा है, तो सॉरी अंतर्वस्तु क्या है? ये लेक्चर जा रहा है। परिणाम क्या है? बाद में आएगा। तो कहने का मतलब कर्तव्य के ये तत्व हो सकते हैं। अब इसके बाद हम इसका वर्गीकरण करेंगे। कर्तव्य के वर्गीकरण, कर्तव्य नैतिक होता है, मोरल होता है और विधिक होता है, लीगल होता है। नैतिक और विधिक, सकारात्मक और नकारात्मक, प्राथमिक और द्वितीयक, पूर्ण और अपूर्ण, सापेक्ष और निरपेक्ष, ये वर्गीकरण है। तो ये कर्तव्य हमारा संक्षेप में पूरा हो चुका है, यद्यपि समाप्त नहीं हुए, कंप्लीट डिस्कशन मैंने नहीं किया। इस क्लास के माध्यम से मैंने आपके साथ बिल्कुल ज्यूरिस्प्रूडेंस का कंप्लीट डिस्कशन नहीं किया है, ज्यूरिस्प्रूडेंस को टच किया है, मोटी मोटी बातें, मोटे मोटे क्वेश्चंस आपको बताएं, आपका इंट्रोडक्शन करवाया है ज्यूरिस्प्रूडेंस से। ज्यूरिस्प्रूडेंस को आप थोड़ा सा आप परिचित हो गए हैं इस क्लास के माध्यम से, ज्यूरिस्प्रूडेंस आपने नहीं पढ़ा है। तो मेरा ये प्रयास रहा है कि इस क्लास के माध्यम से आपको इस सामने कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण ज्यूरिस्प्रूडेंस के तथ्य थे वो आपके सामने रखे जाएं, और इस क्लास के माध्यम से आपको जो आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो PCSJ की परीक्षा हो, चाहे आपकी LLB की परीक्षा हो या LLM की परीक्षा हो, उसमें आप लोगों को इसका कुछ लाभ मिल सके। अंत में मैं आपसे क्लास को समाप्त कर रहा हूं। आज मेरा ये लास्ट लेक्चर था। अंत में आपसे मैं फिर से एक बार ये बात कहूँगा कि अगर आप ये क्लासेस, आपने सभी क्लासेस अगर आपने सुने हैं, इनको नोट किया है, जो आपको YouTube पर मिल रहे थे लगातार, और अगर आपने हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया है, ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। PGA ऐप के नाम से पड़ा हुआ है, PJA ऐप। मैं आपको बता दूं, आप जैसे ही प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप ये डालेंगे, तुरंत एक सर्च करेंगे, आ जाएगा, वहाँ पर आपको PJA लिखा मिलेगा, मेरा लोगो मिलेगा, और उसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके वो डाउनलोड आप कर लेंगे। डाउनलोड करने के पश्चात आप उसमें ID वगैरह मांगेगा, वो आप दे दीजिएगा। ये सब नेचुरल प्रोसेस में उनका एक टेक्निकल टीम है, वो काम करती है, तो वो आप दे देंगे। देने के बाद आपकी एंट्री ऐप में हो जाएगी, और ऐप में जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड लगभग 10 सेट हमने डाल दिए, जिसमें लगभग 300 क्वेश्चंस हैं। अगर इस क्लास के साथ साथ आपने वो 300 क्वेश्चंस भी डिस्कस या पढ़ लिए, रीड कर लिए, तो आप निश्चित रूप से पेपर बहुत अच्छा करेंगे। तो वो, और इसके लिए आपको ध्यान रखिएगा, आपको वहाँ पर आप जब जाएंगे तो बहुत ही माइन्यूटली आपसे कुछ ऑनलाइन आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 50-100 रुपये समथिंग ऐसा होगा। वो आप जाने के बाद वहाँ पर जब अंदर जाएंगे तो 300 क्वेश्चन मिलेंगे, सेट्स मिलेंगे, 10 सेट मिलेंगे। वो सेट आप वहाँ से सॉल्व कर लेंगे, और अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इस मटेरियल के साथ जो मैंने आपको टोटल फ्री दिया है, और उसके साथ साथ वो क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो पेपर आने वाला है ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसमें से 90% क्वेश्चन आपको मिलेंगे। धन्यवाद। फिर कभी आप लोगों के समक्ष इस तरीके की कोई सीरीज़ लेकर अगर आने की आवश्यकता महसूस करूंगा तो ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।